बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि करंट अफेयर्स को जो भी ज्वलंत मुद्दे होंगे, चाहे वो विश्व से संबंधित हों या भारत से संबंधित हों, उनको मैं लेकर आऊँगी बीच बीच में। तो आज मैं एक ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे को लेकर आई हूँ, दक्षिण चीन सागर विवाद, जो लगातार जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है किसी न किसी कारण से। आज इस मुद्दे को हम देखते हैं, इसके हर पक्ष को समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस क्षेत्र का, साउथ चाइना सी का लोकेशन क्या है। तो लोकेशन देखते हैं। इधर जो है ये, यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर पैसिफिक ओशन है और इसी का एक सीमांत सागर है दक्षिण चीन सागर। ये जो है ये दक्षिण चीन सागर है, चीन के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसका क्षेत्रफल जो है वो 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। और इसमें और दूसरे कौन कौन से देश हैं आसपास, ये भी देखते हैं। ये यहाँ पर वियतनाम है, मलेशिया है। मलेशिया जो है वो कई क्षेत्रों में है, कई द्वीपों पर इसका विस्तार है। इसी तरह से इधर इंडोनेशिया है, इसका भी कई द्वीपों पर विस्तार है, इधर भी है और इधर भी है। और इसके अलावा यहाँ पर ये ब्रूनी है और यहाँ पर ये फिलीपींस है, ताइवान है। तो इस तरह से आसपास जो है कई देश हैं। और अभी वर्तमान में जो विवाद का मुख्य कारण है वो है पार्सल आइलैंड्स और स्पार्टली आइलैंड्स। और ये दोनों जो हैं द्वीप हैं जो ये वियतनाम के अधिकार में हैं। और यहाँ पर ये चीन का दावा है, ये जो लाइंस दिख रही हैं, चाइनाज 9 डैश लाइन, इस लाइन के अंदर के सारे क्षेत्र पर चीन अपना दावा करता है और इसी पर विवाद है। आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान गतिविधियां क्या क्या हो रही हैं वहाँ पर। वर्तमान गतिविधियां, अभी जानते हैं हम कि कोविड-19 के संकट से गुजर रहा है पूरा विश्व और पूरे विश्व के देश इससे जूझ रहे हैं और इससे निपटने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चीन, जहाँ से ये संकट शुरू हुआ, वो इस संकट के बीच में इस दक्षिण चीन सागर में अपनी सैन्य संचालन में वृद्धि कर रहा है, अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है और सैन्य अभ्यास कर रहा है, सैन्य टुकड़ियों की नियुक्ति कर रहा है। और हाल में उसने वियतनाम के जो शिपिंग वेसल्स थे जो अपने क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम कर रहे थे, उसको डुबाने का भी प्रयास किया है पार्सल द्वीप समूह के पास। यानी कि वहाँ पर की जो निर्बाध रूप से व्यापारिक गतिविधियों को भी चुनौती दे रहा है और इसलिए ये क्षेत्रीय देशों के लिए भी चुनौती बन गई है। आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र का महत्व क्या है, क्यों इतना ज़्यादा उत्सुक है चीन कि इस क्षेत्र में अपना नियंत्रण स्थापित किया जाए। तो इसका, जैसे सबसे पहले देखते हैं कि इस क्षेत्र के देशों को हमने देख लिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनी, फिलीपींस, ताइवान। और दूसरा क्या महत्व है कि विश्व के सबसे व्यस्ततम जलमार्गों में से एक है ये क्षेत्र। जैसे विश्व में कई जो व्यापारिक गतिविधियों के लिए कुछ शिपिंग रूट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में व्यापार होता है। तो ऐसा ही एक व्यस्ततम जलमार्ग है ये, साउथ चाइना सी से होता हुआ जो शिपिंग रूट है ये। यहाँ से विश्व व्यापार और परिवहन का लगभग 30% होता है। और अगर वैल्यू के हिसाब से देखें तो $5 ट्रिलियन का व्यापार और वाणिज्य जो है इस शिपिंग रूट के माध्यम से होता है। विवाद की जड़ यही है, स्पार्टली और पार्सल आइलैंड्स। और बाकी व्यापार और वाणिज्य के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही, दूसरा संसाधन भी यहाँ पर हैं जो कि जैसे सबसे ज़्यादा कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस। तो कच्चा तेल जो अनुमानित भंडार यहाँ पर है 11 बिलियन बैरल और प्राकृतिक गैस का अनुमानित भंडार है 266 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। तो ये दोनों, ये बहुत ज़्यादा, ये अनुमानित है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। तो ये एक आकर्षण है चीन के लिए। और दूसरा कि फिशिंग, यहाँ पर मछली पकड़ने का काम भी जो है काफ़ी होता है। लगभग 55% पूरे विश्व का या तो इस क्षेत्र से होकर फिशिंग वेसल्स गुजरते हैं या फिर यहाँ पर अपनी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। यानी कि फिशिंग इंडस्ट्री के हिसाब से भी ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरा, मूंगे के विशाल भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये क्षेत्र जो है ये सामरिक महत्व भी इसका
बहुत ज़्यादा है, सामरिक महत्व है, सामरिक महत्व है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ये एक गेटवे की तरह है। अगर हम पीछे इस मैप पर जाएं तो ये जो है ये एक यहाँ पर गेटवे की तरह है। जैसे ये मलेशिया है, यहाँ पर ये इंडोनेशिया है, और इन दोनों के बीच से यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट गुजरता है। मलक्का स्ट्रेट है यहाँ पर, और इस मलक्का स्ट्रेट के माध्यम से ही अगर हम इधर जाएं तो यहाँ पर साउथ एशिया है, साउथ एशिया का क्षेत्र है जहाँ पर भारत भी है। और अगर पश्चिम की ओर जाएं तो मध्य पूर्व के देश हैं इधर, मध्य पूर्व के देश हैं एशिया के, यहाँ पर साउथ जो तेल के मामले में बहुत समृद्ध हैं। और यहाँ से ही चीन जो है वो तेल का अपना आयात करता है, और यहाँ मलक्का स्ट्रेट से होते हुए यहाँ पर उसके जहाज जो हैं इधर आते हैं। तो मलक्का स्ट्रेट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सामरिक दृष्टि से भी, व्यापार की दृष्टि से भी। तो इसलिए ये एक गेटवे की तरह है और इसका सामरिक महत्व है। और जब भी अमेरिका से तनाव होता है तो अमेरिका ये धमकी देता है कि मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये एक उसके लिए इस दृष्टि से भी चीन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सामरिक महत्व है। इसलिए इस क्षेत्र पर नियंत्रण करके वो अपनी स्थिति को सुरक्षित करना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। इस तनाव की पृष्ठभूमि कहाँ से शुरू होती है? इस तनाव की पृष्ठभूमि शुरू होती है सबसे पहले 1947 से, जब चीन गणराज्य में कुओमिंतांग सरकार थी तो उसने 11 डैश लाइन्स बनाई और उसके माध्यम से दक्षिण चीन सागर में अपने दावों को प्रस्तुत किया। उसके बाद 1949 में कम्युनिस्ट सरकार आई, कम्युनिस्ट पार्टी आई और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया और 11 डैश लाइन्स की जगह पर 9 डैश लाइन्स का प्रयोग किया। दक्षिण चीन सागर के लगभग 80% क्षेत्र पर अपना दावा करने के लिए। 11 डैश लाइन से 9 डैश लाइन कैसे हो गई कि गल्फ ऑफ टोंकिन को इससे बाहर कर दिया, उसको अपना ही क्षेत्र माना। आगे हम मैप में देखेंगे गल्फ ऑफ टोंकिन कहाँ पर है। तो जैसे हम ये एक हास्यास्पद तरीका है दावा करने का कि जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि एक विलेन होता है, वो कहीं पर भी एक अपनी लाइन खींच देता है कि इस लाइन के इधर का सारा इलाका हमारा है। तो कुछ उसी तरह की स्थिति है चीन के साथ कि लाइन खींच दी और इसके अंदर का सारा क्षेत्र जो है वो हमारा है। तो और इसका ये जो चीन का ये जो दावा हुआ, इससे क्या हुआ कि इससे क्या हुआ कि वियतनाम के स्पार्टली और पार्सल द्वीप समूह विवाद में आ गए। तो चीन वियतनाम विवाद का कारण बना और इसके अलावा फिलीपींस के साथ भी उसका सीमा विवाद हो गया, क्योंकि फिलीपींस का जो स्कारबोरो शोल द्वीप है उस पर भी उसने दावा किया क्योंकि वो 9 डैश लाइन्स के अंतर्गत आता था, और इंडोनेशिया के नतूना द्वीप पर भी अपना दावा किया। तो इस तरह से उसके साथ भी सीमा विवाद आरंभ हो गया। इस मैप में हम देख सकते हैं कि इसमें ये यहाँ पर ये नतूना द्वीप है, ये जो कि इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में है, और यहाँ पर ये फिलीपींस है, और यहाँ पर स्कारबोरो शोल द्वीप है जो कि फिलीपींस जिस पर अपना दावा करता है और जिस पर चीन भी अपना दावा करता है, क्योंकि ये 9 डैश लाइन्स के अंतर्गत आता है। इस मैप में जो है वो जो अलग, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, तो उसके अनुसार कोई भी देश है तो उसकी जो तटरेखा है उसके 200 नॉटिकल माइल्स तक वो क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र जो है उस देश का होता है, और उस क्षेत्र के अंतर्गत वो कोई भी अपनी गतिविधि कर सकता है, व्यापारिक, वाणिज्यिक, शोध वगैरह, सैन्य गतिविधि वगैरह सब कुछ कर सकता है। तो इस तरह से इस मैप में हर एक देश की जो 200 नॉटिकल माइल्स की जो सीमा रेखा है उसको दिखाया गया है हर देश की सीमा के अनुसार। और एक बात और है कि जो मेन जो तटरेखा है उसके साथ जो 200 नॉटिकल माइल्स का जो क्षेत्र है वो तो मिलता ही है, और अगर किसी देश के पास कोई द्वीप है तो उस द्वीप के चारों तरफ भी
का भी 200 नॉटिकल माइल का क्षेत्र जो है वो उसका हो जाता है। तो ये भी चीन जो है ये भी सोचता है कि अगर ये जो द्वीप हैं उस क्षेत्र में उस पर अगर अधिकार हो जाए तो उसके जो 200 नॉटिकल माइल्स का जो उसके आसपास का जो क्षेत्र है उस पर भी वो आसानी से अधिकार कर सकेगा। अब इसमें हम देखते हैं कि किसका क्या क्लेम है इस मामले में। जैसे कि चाइना का क्लेम है इसमें, ये जो रेड लाइन है, ये इसके अंदर के सारे क्षेत्र पर चाइना जो है वो अपना क्लेम करता है। इसके अलावा फिलीपींस है, फिलीपींस का ये स्कारबोरो शोल है, यहाँ पर अपना अधिकार करता है। तो ये जो ब्राउन लाइन है ये फिलीपींस की क्लेम लाइन है। इसके अलावा ये वियतनाम का है, वियतनाम के क्योंकि 2 द्वीप भी हैं यहाँ पर, ये पार्सल द्वीप और ये स्पार्टली द्वीप, तो इनको मिलाते हुए जो ऑरेंज लाइन है ये इसकी क्लेम लाइन है वियतनाम की। और इसके अलावा ये जो मलेशिया का जो ये ब्लू लाइन दिख रहा है ये मलेशिया की क्लेम लाइन है। तो इस तरह से ये अलग अलग देशों की क्लेम लाइन है। आगे बढ़ते हैं, प्रभाव क्या पड़ रहा है ये इस विवाद का, इस तनाव का। सबसे पहले तो व्यापारिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी क्षेत्र जो है स्वाभाविक रूप से अपनी गतिविधियां जारी नहीं रख पा रहा है, क्योंकि हर समय चीन का आतंक है वहाँ पर। उसके अलावा इस क्षेत्र में अमेरिका के कुछ देशों के साथ, जैसे फिलीपींस है, सिंगापुर है, वियतनाम है, उसके साथ सामरिक संबंध है और सुरक्षा गठबंधन है। तो स्वाभाविक है कि अगर इन देशों की सुरक्षा को खतरा होता है तो अमेरिका जो है वो कदम उठाएगा और इनके हितों की सुरक्षा के लिए जो भी संभव होगा वो करेगा। और इसके अलावा अगर अमेरिका के हित अगर प्रभावित होते हैं, व्यापारिक हो या सामरिक हो, तो अमेरिका भी सक्रिय होगा। जैसे आज ही खबरों में आ रहा था कि इस क्षेत्र में अमेरिका ने अपने कई नेवल शिप्स उतार दिए हैं और सैन्य अभ्यास कर रहा है। तो ये उसी की कड़ी है, क्योंकि सक्रियता होगी ही, क्योंकि उसके अपने हित भी इससे यहाँ पर निहित हैं और उसके जो गठबंधन वाले देश हैं उनके हित भी निहित हैं। आगे बढ़ते हैं, इस मैप में हम देखते हैं कि क्या चल रहा है। जैसे ये चाइना है, फिलीपींस है, इस क्षेत्र के देश अगर देखें, कंबोडिया है, इसके साथ भी सीमा विवाद है। मतलब इस क्षेत्र का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके साथ चीन का सीमा विवाद नहीं है, जिसके साथ चीन का अच्छे संबंध हों। तो इस तरह से हर देश के साथ उसका सीमा विवाद है। यहाँ पर मलेशिया है, ये इधर भी है और कुछ भाग इसका इधर भी है। इसके अलावा ये इंडोनेशिया है, इधर सुमात्रा, जावा, और इधर जो है वो बोर्नियो है। मलेशिया का इधर सारावाक रीजन है। और इसके अलावा यहाँ पर ये ब्रूनी है, और यहाँ पर मलेशियन पेनिनसुला के ठीक टिप पर ये सिंगापुर है, एक आइलैंड है, बहुत विकसित आइलैंड है। वियतनाम तो यहाँ पर है ही, वियतनाम है। और इसके अलावा यहाँ पर ये फिलीपींस है, और ये जो रेड लाइन है ये चाइना का क्लेम लाइन है, और ये ऑरेंज लाइन जो है वो वियतनाम का क्लेम लाइन है। तो ये दोनों देशों का अपना दावा किया गया क्षेत्र है। और इसके अलावा देखें तो यहाँ पर ये ताइवान है, और यहाँ पर ये हांगकांग है, और यहाँ पर ये इसके बगल में एक छोटा सा क्षेत्र है मकाऊ। तो हांगकांग भी विवादों में चल रहा है, सुर्खियों में बना हुआ है। हांगकांग की पृष्ठभूमि ये है कि 1997 से पहले ये ब्रिटेन के क्षेत्राधिकार में था, और चीन से हुए समझौते के अनुसार 1997 में ब्रिटेन ने इसे चीन को हस्तांतरित कर दिया। और समझौते के अनुसार ये था कि 1 कंट्री 2 सिस्टम, यानी कि चाइना में कम्युनिस्ट सिस्टम है, लेकिन हांगकांग का जो सिस्टम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम था, और वहाँ की करेंसी वगैरह में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, और वहाँ पर एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के रूप में इसको शामिल किया गया। और इसी तरह की स्थिति मकाऊ के साथ भी थी। 1999 में इसी शर्त के साथ मकाऊ को भी चीन में शामिल किया गया कि इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के रूप में इसको रखा जाएगा। लेकिन जैसे कि चीन की प्रवृत्ति है
हर जगह नियंत्रित करने की प्रवृत्ति है। तो हांगकांग की व्यवस्था में उसने हस्तक्षेप करना शुरू किया, नियंत्रित करना शुरू किया, और वहाँ पर इस तरह से असंतोष पनपना शुरू हुआ। हांगकांग में विरोध प्रदर्शन होने लगे, और विशेष रूप से जून पिछले वर्ष जून से वहाँ पर काफ़ी अशांत है स्थिति। और अभी 3-4 दिन पहले अचानक चीन ने नेशनल सिक्योरिटी लॉ वहाँ पर लागू कर दिया, जिसके अनुसार कोई भी विरोध प्रदर्शन वगैरह में जो शामिल होगा उसको आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी। तो इस तरह से और ज़्यादा विरोध हो रहा है। इस तरह से हांगकांग भी अशांत है। तो जैसा कि और हम देखते ही हैं, हर जगह जो है दावा है उसका। यहाँ तक कि रूस का जो एक शहर है, 2-3 दिन पहले खबर आई, रूस का एक शहर है व्लादिवोस्टोक, उस पर भी उसने दावा किया कि 1860 से पहले जो है वहाँ पर चीन का नियंत्रण था। अगर इस तर्क को, ये हास्यास्पद तर्क है, अगर इस तर्क को अगर लागू किया जाए विश्व के सभी देशों पर, तो विश्व का मानचित्र ही बदल जाएगा। खुद भारत का भी मानचित्र जो है वो कुछ और था पहले। तो ये कोई तर्क नहीं है किसी देश पर दावा करने का। और हम देखते ही हैं भारत के भी संदर्भ में, अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, उत्तराखंड हो, लद्दाख में देख ही रहे हैं। तो हर जगह चीन जो है वो इसी तरह की पॉलिसी अपनाता है। चीन जो है वो क्या हित देख रहा है यहाँ पर अगर नियंत्रण हो जाता है? चीन ये देख रहा है कि प्राकृतिक तेल और गैस के जो भंडार हैं उस पर उसका नियंत्रण हो जाएगा, मलक्का स्ट्रेट पर उसकी निर्भरता समाप्त हो जाएगी। और इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है 200 नॉटिकल माइल वाला, उसका उल्लंघन करते हुए उसने कई 5-6 कृत्रिम द्वीप बना लिए हैं इस क्षेत्र में, और उस पर अपनी सैन्य गतिविधियां भी जारी रखे हुए हैं। तो ये उसकी एक तरह से दादागिरी कही जाएगी कि कोई भी जो है वो कानून नहीं मानता है, और इस तरह से अपनी जो अवैध गतिविधियां हैं वो जारी रखे हुए हैं। इस मैप में हम देख सकते हैं, ये जो रेड लाइन है ये तो चाइना का क्लेम लाइन है, और इसके अलावा ये अनक्लॉज जो है, अनक्लॉज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, तो उसके अनुसार जो 200 नॉटिकल माइल का जो नियम है वो इसमें किस देश का क्या क्षेत्र हो सकता है 200 नॉटिकल माइल का कानूनन, वो इसमें दिखाया गया है। चीन का अगर कानूनन देखा जाए तो यहाँ तक का उसका क्षेत्र होता है। इसके अलावा वियतनाम का है, अलग अलग देशों का इसमें दिखाया गया, वियतनाम का है, मलेशिया का है, तो ये इसमें दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये जो विवाद चल रहा है इसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है? तो भारत का स्टैंड क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं। भारत का स्टैंड है कि भारत जो है वो जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके पालन करने के पक्ष में है। अनक्लॉज के जो सिद्धांत है उसके अनुसार इस क्षेत्र में निर्बाध जल परिवहन, स्वतंत्र व्यापार परिवहन वगैरह होना चाहिए। और इसके अलावा भारत इस क्षेत्र के विवादों के शांतिपूर्ण और विधि के अनुसार समाधान का पक्षधर है। इसके अलावा भारत और क्या भूमिका निभा सकता है ये हम देखते हैं, और क्या कर रहा है इस क्षेत्र में। तो भारत जो है सक्रिय बना हुआ है। भारत जो है वो ये कर सकता है कि चीन के साथ जो भी देश विवाद में उलझे हुए हैं, तो सीधा चीन के साथ ना उलझ करके जो देश चीन के साथ विवाद में उलझे हुए हैं उनके साथ भागीदारी कर सकता है, सैन्य भागीदारी कर सकता है। वियतनाम है, फिलीपींस है, और हाल में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी समझौता हुआ है। तो ऐसे देशों के साथ सैन्य संबंध बढ़ा सकता है, और इस तरह से उनके एक विश्वसनीय सैन्य भागीदार के रूप में उभर सकता है। इस तरह से चीन पर भी दबाव पड़ेगा और एक घेराबंदी बनेगी उस क्षेत्र में। और इसके अलावा, और ये कर भी रहा है, इस दिशा में कई कदम उठाए हैं भारत ने। लुक ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहा है। पूर्वी एशियाई देशों के साथ ऐतिहासिक रूप से भी भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, और आसानी से ये इन संबंधों को फिर से बल प्रदान किया जा सकता है। और इसके अलावा अपने स्वतंत्र रूप से तो भारत कर ही सकता है, और इसके अलावा अमेरिका के एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभर सकता है। अमेरिका के साथ मिल करके इस देश में, इस क्षेत्र में चीन की आक्रामक नीति और शक्ति को संतुलित करने का काम कर सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र के काफ़ी पास है भारत भौगोलिक रूप से अगर देखें। और अमेरिका के साथ
अच्छा समन्वय भी है। तो इस तरह से अमेरिका के एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में अपनी भूमिका निभा सकता है, और इस तरह से इसको कुछ लाभ भी हैं, जैसे कि अपनी आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति कर सकता है। ये संसाधन संपन्न क्षेत्र है, तो इस तरह से, और यहाँ पर इससे इसकी शक्ति भी बढ़ेगी। क्षेत्रीय शक्ति तो है ही भारत, और वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा अभी हाल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों की दिशा में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई। और इसमें क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध अप डाउन से होते हुए गुजरे हैं, लेकिन इस वार्ता में दोनों देशों के संबंधों को समग्र रणनीतिक सहभागिता के लेवल तक ले जाने का समझौता किया गया। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए सहमति बनी इस बैठक में, और इसमें म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पर सहमति बनी। इसका प्रभाव ये होगा कि भारत के जो नेवी के वारशिप्स हैं और जो एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं, उनकी पहुंच जो है वो अधिक सुगम होगी और निर्बाध होगी पैसिफिक क्षेत्र में। और इस पर जो कोई ज़्यादा सुगम हो जाएगा इनका उस क्षेत्र में जाना। और ऐसे समझौते जो हैं भारत के ऑस्ट्रेलिया से पहले अमेरिका और फ्रांस के साथ भी हो चुके हैं। और इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि जिन दो देशों के बीच ऐसा समझौता होता है, तो विश्व में कहीं भी जो है इन देशों के सैन्य मिलिट्री बेस होते हैं, तो वहाँ पर जो उनके मिलिट्री एसेट्स होते हैं, जो सैन्य परिसंपत्तियाँ होती हैं, उसको सपोर्ट करते हैं दोनों देश, उसको मेंटेन करने में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, और जैसे कि पुनः आपूर्ति और ईंधन आपूर्ति वगैरह को सुनिश्चित करते हैं। तो इस तरह से भारत का जो है इस तरह का समझौता जो है 3 देशों के साथ हो गया, अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, और अलग अलग क्षेत्रों को ये समझौते प्रभावित करेंगे। और ये भारत जो है धीरे धीरे जो ये अपनी इस तरह की गतिविधियां और सक्रियता बढ़ा रहा है, सक्रियता बढ़ा रहा है, तो ये जो है ये भारत जो है वो चीन को अनेक स्तरों पर जो स्पष्ट संदेश दे रहा है उसी में से एक है। इसके अलावा जैसे जो हांगकांग संकट है, तो उस पर भी भारत ने एक स्टैंड लिया है। सामान्यतः भारत जो है इस पर चुप रहता था, कोई स्टैंड नहीं लेता था, उसका आंतरिक मामला कह के उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता था। लेकिन अब जो है वो भारत अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। हाल में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में उसने इस मुद्दे को उठाया है, और इसके समुचित और उचित तरीके से इसके समाधान पर बल दिया है। तो भारत का द्वारा इस मुद्दे को उठाना ही जो है वो भारत के स्टैंड को क्लियर करता है, और भारत जो है वो प्रतिक्रिया कर रहा है, और उसका स्टैंड क्या है, स्पष्ट संदेश ये देता है। तो आशा है कि इस मुद्दे पर आप ये अच्छा लगा होगा, और इस मुद्दे पर आपकी दृष्टि साफ हुई होगी, और इसके अनेक पक्षों को समझने में सहायता मिलेगी। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई सुझाव हो तो वो दे सकते हैं आप। तो इस तरह से और आगे भी जो भी मुद्दे हैं भारत से संबंधित या विश्व से संबंधित, वो मैं वीडियो लाती रहूँगी, और जो ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं उन पर भी वीडियोस आते रहेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय, और अपना समय आपने दिया इतना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।